इस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, इससे पहले अपन ने जो क्लास रिकॉर्ड की थी वो भारत के भूगोल में भारत की अवस्थिति और विस्तार के टॉपिक पर थी। आज हम राजस्थान के इतिहास की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी पहली क्लास होगी प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल। राजस्थान के इतिहास की अगर हम शुरुआत माने तो वो सभ्यता काल से मानी जाती है। ठीक है साथियों, इसमें हम आज देखो सभ्यता वाला जो अध्याय है इसको अपन 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे साथियों, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक पड़ जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। इसमें हम कालीबंगा सभ्यता है, आहार सभ्यता है, सारी सभ्यताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। उससे पहले हम जो बेसिक इंट्रो है उससे वाकिफ हो जाते हैं कि सभ्यता कैसे क्या है। साथियों को पता होगा कि जैसे कि आज हम जहाँ निवास स्थान कर रहे हैं तो ये भी लाखों या करोड़ों वर्ष बाद अगर यहाँ पे उत्खनन होता है, खोज होती है, तो यहाँ पे भी एक सभ्यता बन जाएगी। ऐसे ही जो पुराने काल में जो कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे उत्खनन हुआ तो ये हमें सभ्यता के रूप में मिलती है। ठीक है, तो बात करते हैं अपन जो सभ्यता है उसको अपन जैसे कि जो इतिहास को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है साथियों? जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है तो उनको पढ़ा तो जा सकता नहीं है। तो जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है वो तो है प्रागैतिहासिक काल, और जिसमें लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं सकते हैं वो है आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। और इसकी लिपि कौन सी होती है साथियों? सर्पिला काल लिपि या ब्रिस्टोफेजन लिपि या इसको गोमूत्री लिपि भी कहते हैं। और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं साथियों। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाषाणकालीन सभ्यता। देखो सभ्यता अलग अलग काल के अनुसार अलग अलग जिस प्रकार की बात धातुएँ हैं उस हिसाब से या अलग अलग काल में जो औजार उपयोग में लिए जाते थे उसके आधार पर इनका नाम पड़ा हुआ है। एक पाषाणकालीन सभ्यता, एक ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता, ये अलग अलग कालों के नाम पर इन सभ्यताओं के नाम दिए गए हैं। तो पाषाणकालीन सभ्यता उसको कहेंगे जिसमें पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाता था। पाषाण का मतलब भी पत्थर ही होता है, तो पत्थरों के औजारों का प्रयोग जिस सभ्यता में होता था उसको पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब इसको भी अपन 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता, उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता। अब जो पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता है उसकी विशेषता क्या? मानव अग्नि से परिचित था लेकिन पहिए से परिचित नहीं था। यहाँ पे मानव ने अग्नि की खोज तो कर ली थी लेकिन पहिए का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ था। अब मध्य पाषाणकालीन सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है कृषि व पशुपालन से परिचित हुआ। मानव यहाँ पे यानी कि मध्य पाषाण काल आते आते मानव कृषि और पशुपालन से भी परिचित हो जाता है। जैसे अपन राजस्थान में बागुर की सभ्यता पढ़ेंगे उसमें अपन बात करेंगे कि यह एक मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे कृषि और पशुपालन का विकास हो चुका था। ठीक है साथियों, इसके बाद में अपने साथ में जो तीसरा जो पार्ट है वह है उत्तर पाषाणकालीन। उस उत्तर पाषाणकालीन की क्या विशेषता है? पहिए से परिचित हैं और यहाँ पर वास्तविक सभ्यता का विकास भी माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि वास्तविक सभ्यता का विकास कहाँ से होता है, तो उत्तर पाषाण काल से वास्तविक सभ्यता का विकास होता है साथियों। अब देखो ताम्रयुगीन सभ्यता जिसमें तांबे के औजार का उपयोग होता था, कांस्ययुगीन सभ्यता जिसमें कांसे के उपकरण का उपयोग होता था। कांसा कैसे बनता है साथियों? तांबा और टीन धातु और तांबा को मिलाकर कांसा का निर्माण होता है, और जिसमें कांसा के उपकरण मिलते हैं वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। और लोहयुगीन सभ्यता कौन सी है? लोहे के औजार। अपन आगे विस्तार से बात करेंगे कौन सी ताम्रयुगीन है, कौन सी कांस्ययुगीन है, कौन सी लोहयुगीन है, तो ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और लोहयुगीन सभ्यता जिसमें लोहे के औजारों का प्रयोग होता था, और लोहे के औजार जहाँ पे अपन ने लोहे के औजारों का उपयोग करना शुरू कर दिया था वह हम अपनी आधुनिक सभ्यताओं की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक साथियों, अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं कालीबंगा सभ्यता। देखो हमारी पहली सभ्यता आती है साथियों कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान के मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें कालीबंगा सभ्यता से जरूर प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। कालीबंगा सभ्यता क्या है? देखो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला राजस्थान के उत्तरतम में स्थित है। जिसका अब कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों क्या? काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है। ये देखो काले रंग की चूड़ियाँ।
ठीक है। तो काफ़ी टाइम तो हमको ये शाब्दिक अर्थ में पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। नदी, अब कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी, या आपको पूछे सरस्वती नदी, या नट नदी, या द्वेषवती नदी। ये चारों नाम आपको विशेष ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। सर्वप्रथम जानकारी, एलपी टेसीटोरी। एलपी टेसीटोरी यह एक इतिहासकार थे, ये इटली से थे, और इन्होंने सर्वप्रथम इस सभ्यता की जानकारी दी थी। कौन है? एलपी टेसीटोरी। और पुष्टि कौन करते हैं? तो आर्यन स्टाइन के द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। अब वास्तविक खोज, ये अलग अलग नाम है इतिहासकारों के, तो आपको विशेष ध्यान रखना है साथियों। अब वास्तविक खोज किसके द्वारा की जाती है? अमलानंद घोष। कब की जाती है? 1952 में। तो इसकी खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, 1952। ये सीधे सीधे फैक्ट है, आपको याद रखना है। उत्खनन कार्य 1961 से 1969 1969 तक, 1961 से 1969 तक ये ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, ब्रजवासी लाल को हम बीवी लाल भी कहते हैं, और बीके थापर, ये दोनों नाम काफ़ी चर्चित हैं, इस तो आपको विशेष ध्यान रखना है। ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ये उत्खनन का कार्य करते हैं, और अमलानंद घोष खोज करता है। कालक्रम क्या है? देखो, यहाँ पे दो कार्यक्रम देखने को मिलते हैं, एक तो 2400 से लगा के 2250 ईसा पूर्व, और एक 2200 से लगा के 1750 ईसा पूर्व। लेकिन अपना प्रश्न बनता है रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर। C14 ये एक जो काल को मापने की एक यूनिट होती है साथियों। बीके थापर, बालकृष्ण थापर ने रेडियो कार्बन पद्धति C14 के आधार पर सॉरी, इसका कालक्रम 2300 ईसा पूर्व बताया है, 2300 ईसा पूर्व। तो ये 2300 ईसा पूर्व आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। ठीक है साथियों, तो बीके थापर ने रेडियो कार्बन पद्धति के से इसका कालक्रम 2300 ईसा पूर्व बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे साथियों, तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। अब डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? ये भी एक इतिहासकार हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। KUR केनेडी ने इस सभ्यता को विनाश का कारण संक्रामक रोग माना है। तो KUR केनेडी भी एक इतिहासकार थे, इन्होंने क्या माना? इन्होंने इसके विनाश का कारण संक्रामक रोगों को माना है, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खुदाई किया गया प्रथम पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, कालीबंगा है। और दूसरा स्थल कौन सा है? तो रोपड़ है, जो पंजाब में स्थित है, ठीक है साथियों। 1961 में कालीबंगा सभ्यता पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया जाता है, ठीक। कितने पैसे का ये भी पूछ लिया जाता है कि कब डाक टिकट कब जारी किया जाता है और कितने पैसे का, तो कब किया जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 1961 में। और कितने रुपए का? तो 90 पैसे का, ठीक है, 90 पैसे का जारी किया जाता है। ओके साथियों। उपनाम, अब इस सभ्यता का उपनाम क्या है? उपनाम इसका है दिनहीन सभ्यता, ठीक है। सभ्यता के सर्वप्रथम खुदाई 2 टीलों पर की जाती है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए कि कितने टीलों पर खुदाई की गई, तो 2 टीलों पर खुदाई की जाती है। और 5 स्तरों में उत्खनन कार्य किया गया था। देखो, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। 5 स्तरों में उत्खनन कार्य किया गया है, जिसमें से प्रथम और द्वितीय स्तर यानी 2 स्तर ऐसे थे जो हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने। जब हम भारत का इतिहास पढ़ते तो हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते साथियों, ठीक है ना। तो कालीबंगा सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी। देखो अब कैसे कि अब 5 स्तरों में उत्खनन होता है, तो 2 स्तर, प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर, 2 स्तर ऐसे हैं जो हड़प्पा सभ्यता से भी पुराने अवशेष यहाँ पे मिलते हैं, और पूर्व हड़प्पा कालीन इनको हम कहते हैं। अगर हड़प्पा से पुराने हैं तो पूर्व हड़प्पा कालीन ही कहेंगे। और बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा यानी 3 स्तर ऐसे हैं जो हड़प्पा के समकालीन है साथियों, ठीक है ना। तो 3 स्तर तो हड़प्पा के समकालीन है, और बाकी प्रथम और द्वितीय स्तर है जो वो हड़प्पा से भी पुराने हैं, ठीक है साथियों। तो ये 5 स्तर आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से अपन को कौन कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, विश्व में सबसे प्राचीनतम जोते हुए खेतों का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो आप बताओगे कालीबंगा से मिलता है। एक साथ 2 फसलों के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो जौ और गेहूँ के प्रमाण भी कहाँ से मिलते हैं? 2 फसलों के प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ पे भूकंप के साक्ष्य कैसे कि मकानों में दरार देखने को मिली थी, हमने माना कि भूकंप के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। सिलबट्टा, मापतोल के बाट, आभूषण, तांबे की धातु, अग्निवेदिका और तंदूरी चूल्हा, शमशान स्थल, ये चीज़ें भी यहाँ से मिलती हैं।
कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है। यहाँ से विशेष प्रश्न बनता है साथियों, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे ग्रामीण सभ्यता करके आ जाते हैं। तो आपको विशेष पता होना चाहिए कि कालीबंगा जो है ना, वह एक नगरीय सभ्यता है। क्या है साथियों? कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है, तो इसको आप अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। कालीबंगा क्या है? एक नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है। कालीबंगा नगरीय सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। सड़कें क्या है? सड़कें समकोण पर काटती हैं, जिसको हम ग्रिड पद्धति या ऑक्सफोर्ड या चेम्सफोर्ड पद्धति या जाल पद्धति के नाम से जानते हैं। जो सड़कें हैं वह क्या है साथियों की एक दूसरे को समकोण पर काटती है। और परकोटा यहाँ पे 280 इंटू 150 मीटर, ये एक माप है इसका। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, ये सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे जो मकान है वह कच्ची ईंटों से निर्मित मकान है और फर्श अलंकृत हैं और आकृति इसकी 30 इंटू 15 इंटू 7.5। ठीक है साथियों। जल निकासी हेतु काष्ठ की नालियाँ भी इनकी यहाँ की एक बड़ी विशेषता है। और जो छत है वह भी लकड़ी के द्वारा निर्मित है। मकानों के पीछे की तरफ दरवाजा खुलता है साथियों। और धार्मिक जीवन क्या है? धार्मिक जीवन की बात करें तो आयताकार चबूतरे पर 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। मात्र सत्तात्मक परिवार हैं। एक सिक्के पर देवी और महिला का चित्र भी मिलता है। ये सभ्यता से किसी देवी देवता की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक सिक्के पर देवी और महिला का चित्र मिलता है, सिक्के पर चित्र मिला है, न कि यहाँ पे देवी और देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये ध्यान रखना आप। इस सभ्यता में कुत्ता प्रिय जानवर था। ऊँट, बकरी और भेड़ इत्यादि से ये परिचित थे। ठीक है। और ये यहाँ पे यह पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण साथियों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण, एक खोपड़ी प्राप्त होती है। एक खोपड़ी में 6 छिद्र, ये आप चित्र दे रहे हैं, 6 छिद्र, एक खोपड़ी में 6 छिद्र मिलते हैं, जिसको हमने कहा है कि हाइड्रोसफलीज रोग की जानकारी मिलती है। तो ये भी हमको कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। शमशान स्थल। अब शमशान स्थल यहाँ पे शव को 3 प्रकार से दफनाने की परंपरा थी। एक तो आयताकार, एक वृत्ताकार और एक आयताकार अंडाकार। ठीक है। अब आयताकार और अंडाकार प्रणाली कौन सी है? सिर उत्तर में होता है, पाँव दक्षिण में होता है। ठीक है। और एक वृत्ताकार प्रणाली कौन सी? शव को एक बोरे में कैद करके उसको दफना दिया जाता है। आयताकार, अंडाकार और वृत्ताकार कौन सी है? तो उसमें मृदभांड, निक्षेप प्रणाली, कुंडल, खाद्य सामग्री, तांबे का दर्पण आदि वस्तुएं उसके साथ में दफना दी जाती है। आभूषण, श्रृंगार सामग्री इत्यादि। ठीक है साथियों, तो ये बात थी हमारी कालीबंगा के ऊपर। इसके अलावा हम बात करते हैं अब आहार सभ्यता की, दूसरी सभ्यता की बात करते हैं साथियों। आहार सभ्यता यह उदयपुर में स्थित है। नदी आहेर नदी, बेड़च नदी या बनास नदी। आपको ऑप्शन में तीनों नदियाँ मिले या एक नदी मिले, कौन सी क्या है आपको आपके विवेक के अनुसार आंसर करना है। आयर, बेड़च और बनास, तीनों में से कोई भी नदी। उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास, इसको एके व्यास भी हम कहते हैं। अक्षय कीर्ति व्यास सर्वप्रथम 1953 में करते हैं, उत्खनन करते हैं। 1954 में आरसी अग्रवाल एवं विजय कुमार द्वारा धूलकोट स्थान पर व्यापक उत्खनन किया जाता है। वीएन मिश्र और एचडी साकलिया ने भी यहाँ पर कार्य किया है। पीसी चक्रवर्ती राजस्थान सरकार की तरफ से उत्खनन के समय उपस्थित हुए थे। देखो, अब आहार सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती नगरी, आगाटपुर, आगाट दुर्ग। इस आगाट दुर्ग को गोपीनाथ शर्मा ने कहा है, इसको आगाट दुर्ग नाम दिया है गोपीनाथ शर्मा ने। ठीक है। और इसका उपनाम क्या है? बनास संस्कृति इसको कहा दिया जाता है। इसको आहार संस्कृति भी हम कहते हैं। आहार संस्कृति इसको धीरज के साकलिया के द्वारा कहा गया। ठीक है। अब यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिलते हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे भी निम्न मृदभांड प्राप्त हुए हैं, काला और लाल रंग के, जो उल्टी तपाई विधि, ये यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उल्टी तपाई विधि के मृदभांड कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, उल्टी तपाई विधि के मृदभांड भी कहाँ से मिलते हैं? आहार सभ्यता से। ठीक है साथियों, टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बेल के अवशेष मिले जिसे बनासिन बुल, ये भी प्रश्न बन जाता है कि बनासिन बुल की संख्या, बनासिन बुल एक टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बेल के अवशेष कहाँ से मिलते हैं जिसको हम बनासिन बुल कहते हैं? तो वो आहार सभ्यता है। मानक
मानक लड़ियाहार कानों के आभूषण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। खुदाई 3 स्तरों में, देखो हमने कालीबंगा की बात की थी तो हमने देखा था कि खुदाई 5 स्तरों में होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें खुदाई 3 स्तरों में हुई थी, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। प्रथम स्तर में स्फटिक पत्थरों के अवशेष मिलते हैं जो औजार बनाने वाले पत्थर हैं। दूसरे में तांबे से निर्मित वस्तुओं के अवशेष जो तांबा गलाने की भट्टियाँ, तांबे के शास्त्र और आभूषण, ठीक है। और तृतीय स्तर से लोहे के अवशेष मिलते हैं। तो यह जो सभ्यता है यहाँ पे स्फटिक पत्थरों के अवशेष मिलते हैं, ताम्र से निर्मित वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं और तांबे के आभूषण भी यहाँ से, शास्त्र और आभूषण भी मिलते हैं, ठीक है साथियों। और तृतीय से लोहा के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं और एक मोहर है जिसके ऊपर अपोलो और त्रिशूल और तिरकश का चित्र देखने को मिलता है। तो अपोलो का चित्र कहाँ से मिलता है, तो ये भी अपन को आहार सभ्यता से मिलता है। ये प्रश्न भी काफ़ी टाइम पूछा जाता है। ग्रामीण सभ्यता जिसमें परिवार संयुक्त थे क्योंकि एक ही मकान से 6 चूल्हों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महिला के हाथ का निशान देखने को वहाँ पे मिलता है। तो ग्रामीण सभ्यता थी, देखो कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी जबकि आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है साथियों। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान यहाँ पे भी मिलते हैं, आकृति इनकी आयताकार होती है। ज्वार, चावल, गेहूँ फसल के प्रमाण मिलते हैं। सर्वाधिक उत्खनन धुलकोट टीले पे किया जाता है, इसलिए इसको धुलकोट सभ्यता भी कहते हैं। सर्वप्रथम आहड़ सभ्यता के प्रमाण आहड़ स्थान से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको आहड़ सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता मानी जाती है। इसके अलावा एक और विशेष बात इस सभ्यता के लिए गोरे और कोठे, ये गोरे और कोठे का महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और ये अधिकांश एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। आपको विशेष पता होना चाहिए गोरे और कोठे होते क्या चीज़ें। गोरे और कोठे क्या चीज़ है कि मिट्टी से निर्मित अनाज संग्रहित करने के उपकरण, यानी कि मिट्टी के कोठे नहीं बनाते क्या अपन, वो कोठे जो होते हैं वह मिट्टी से निर्मित अनाज को संग्रहित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गोरे और कोठे जो होते हैं वो अनाज को संग्रहित करने के लिए बनाए जाते हैं। बिना हत्थे का जलपात्र भी यहाँ से मिलता है जो ईरान और बलूचिस्तान से संबंधित हैं। मिट्टी से निर्मित दीपक के अवशेष प्राप्त होते हैं जो धार्मिक सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं। प्रमुख उद्योग हैं कौन कौन से, तांबे, पशुओं की जानकारी, कृषि संबंधित ये उद्योग भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है साथियों। ये आहड़ सभ्यता कंप्लीट होती हैं। फिर दूसरी सभ्यता हमारे सामने है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता यह सीकर जिले में है साथियों, ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको ध्यान रखना होना चाहिए कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, जो गणेश्वर टीला के किनारे हैं। और नीम का थाना, सीकर में नीम का थाना है, वहाँ पे गणेश्वर टीला है और उसी के किनारे कांती नदी बहती है। उत्खनन 1977 में आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा किया जाता है। आरसी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा 1977 उत्खनन। कालक्रम रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर हम कहें तो 2800 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। 99% तांबे के उपकरण, ये विशेष बात है। 99% तांबे के उपकरण कहाँ से मिलते हैं, तो वो हम कहेंगे गणेश्वर सभ्यता से देखने को मिलते हैं। संपूर्ण भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी निधि के नाम से किसको जानते हैं, तो गणेश्वर सभ्यता को जानते हैं। यहाँ से मछली पकड़ने का एक कांटा प्राप्त होता है, मछली पकड़ने का एक कांटा भी यहाँ से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, मछली पकड़ने का कांटा। और काला और नीला मृदभांड, कृपाली वनी या ऋषभ वनी, बाणार्घ, फारसे, कुल्हाड़े, तस्तरी, प्लेटें, तांबे आदि प्राप्त होते हैं साथियों। पत्थरों से निर्मित मकान, बस्ती को बाढ़ से बचाने हेतु बांधों का अवशेष, बांध के अवशेष भी कहाँ से मिलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी हमें पत्थरों के बांध कहाँ से मिलते हैं, गणेश्वर सभ्यता से मिलते हैं साथियों। पशुओं में अगर बात करें तो सूअर, नीलगाय, हिरण, भेड़, बकरी, मुर्गा, ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। प्याले, तस्तरियाँ, कुंडियाँ, मृदभांड जो काले और नीले रंग के में प्रयुक्त हैं, ये आपकी गणेश्वर सभ्यता कंप्लीट होती है साथियों। अगली सभ्यता है हमारे सामने बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर से संबंधित है। ताम्र पाषाणकालीन युगीन सभ्यता है ये भी।
खोजकर्ता 1963 में वीएन मिश्र, उत्खनन 1993 में वीएन मिश्र। या खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों ही होते हैं, लेकिन खोज 1963 में करते हैं और उत्खनन 1993 में करते हैं। वीएन मिश्र के साथ में यहाँ वीएस शिंदे भी होते हैं। नदी कौन सी है? बेड़च। काल कौन सा है? 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। यहाँ से कौन कौन से अवशेष मिलते हैं साथियों? 5 लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त होती हैं, दुर्ग और इसके साथ में बड़ा भवन, तांबे के आभूषणों और सांड व कुत्ते की मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। बेराट के पश्चात, ये एक बड़ा तथ्य है यहाँ पे कि बेराट के पश्चात दूसरा ऐसा स्थल है जहाँ से कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है। एक तो बेराट से मिलता है, एक बालाथल से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति के समान मृदभांड भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट सभ्यता है हमारे सामने, बागोर सभ्यता। साथियों, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है, भीलवाड़ा जिला। और उत्खनन यहाँ पे 1967 से 1968 के बीच, 1967-68 में वीएन मिश्र के द्वारा किया जाता है। नदी कौन सी है? कोठारी नदी के किनारे स्थित है। महासतियों का टीला। एक तो देखो, महासतियों की छत्रियाँ जो अलग हैं, महासत्य की छत्रियाँ जो है वो सिसोदिया वंश की छत्रियाँ उदयपुर के आहड़ में स्थित हैं, ठीक है। और यह महासतियों का टीले की बात की जा रही है, जो बागोर सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है साथियों। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे एक विशेषता है, कृषि व पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष इसी सभ्यता से खोजे गए हैं। यानी कि आपसे पूछा जाए कृषि और पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो बागोर से। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभ्यता से मध्य पाषाण, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सभ्यता से मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं और तांबे व पत्थर के औजारों का प्रयोग भी हुआ है। ये दोनों तथ्य इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्राप्त अवशेष आर्य सभ्यता के समान हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष भी आर्य सभ्यता के समान हैं। बागोर सभ्यता को आदिम सभ्यता या संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि आदिम सभ्यता और संस्कृति का संग्रहालय कौन सी सभ्यता है, तो बागोर सभ्यता है। इसके अलावा अगली हमारी सभ्यता है रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता कहाँ स्थित है? रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में है, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की मानी जाती है। नदी कौन सी है? घग्गर नदी, सरस्वती नदी, दृश्यवती नदी या नर नदी। ये चारों नदियों में से कोई सा भी नाम आपको मिल सकता है साथियों। उत्खनन 1952 से 1954 में हनारिड के निर्देशन में, ये हनारिड जो व्यक्ति होता है यह स्वीडन से होता है, तो हनारिड के निर्देशन में इस रंगमहल सभ्यता का उत्खनन किया जाता है 52 से 54 के बीच में। रंगमहल सभ्यता को योद्धे गणराज्य की राजधानी के प्रमाण, हम पढ़ते हैं कि योद्धे क्षेत्र कौन सा है, तो वह अपना हनुमानगढ़ को इंगित करते हैं, लेकिन अब रंगमहल से योद्धे गणराज्य की राजधानी के प्रमाण भी मिलते हैं, इसलिए इसको योद्धे प्रदेश भी कहा जाता है। अवशेष क्या मिलते हैं? सिंधवकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं यहाँ पे, कुषाणकालीन अवशेष मिलते हैं, पूर्व गुप्तकालीन अवशेष मिलते हैं, गांधार शैली की छाप वाली मृण मूर्ति मिलती हैं, कनिष्क प्रथम व कनिष्क सेकंड के काल की मुद्राएं मिलती हैं, वासुदेवकालीन मुद्राएं मिलती हैं और पंचमार्क मुद्राएं मिलती हैं। देखो साथियों, ये सारे फैक्ट हैं, इतिहास फैक्ट पर आधारित है और आपको फैक्ट को याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। पीलीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। हालांकि सभ्यता वाला टॉपिक थोड़ा बोरिंग होता है, तो आप इसको बार बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हम जो राजवंश वाला पढ़ते हैं तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है ही। इसके बाद में हम डायरेक्ट राजवंश वाला ही उठाएंगे। तो साथियों, पीलीबंगा सभ्यता बात करते हैं। पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है, यह भी घग्गर और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे भी सिंधुकालीन सभ्यता का अवशेष मिलते हैं। एक विशेष प्रकार का घड़ा प्राप्त होता है जिसको हम भुट्टा कहते हैं। रामदेव जी का मंदिर और पीपल वृक्ष के अवशेष भी मिलते हैं। एक है रेड सभ्यता। रेड सभ्यता कहाँ है? तो रेड सभ्यता टोंक में स्थित है, डील नदी के किनारे स्थित रेड सभ्यता। उत्खनन दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी के द्वारा किया जाता है। रेड सभ्यता को प्राचीन भारत व राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। ये आप विशेष ध्यान रखना कि रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। अवशेष कौन कौन से मिलते हैं? मालव जनपद के सिक्के मिलते हैं, ठीक है। चांदी की पंचमार्क और आहत मुद्राएं मिलती हैं, 3075 मुद्राएं मिलती हैं। कुल सिक्के 6000 प्राप्त हुए हैं यहाँ से।
लोहा सामग्री भी प्राप्त हुई हैं। एशिया में मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार पूछा जाए तो वो कहाँ से है? मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार रेड सभ्यता, टोंक। ठीक है। मथुरा छाप पद्धति से निर्मित मृदबान मिलते हैं। यूनानी मुद्रा जिसको अपोलोडोटस खंडित शब्द भी मिलता है, और भव्य आलीशान वृहत इमारतों के अवशेष भी मिलते हैं साथियों। इसके अलावा एक नगर सभ्यता है, ये भी टोंक की है। एक नगर सभ्यता है और एक नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ की है, जबकि नगर सभ्यता टोंक की है। नगर सभ्यता टोंक, इसका प्राचीन नाम मालव नगर था। आपको पूछे मालव नगर कौन सा? तो टोंक। उनियारा कस्बे के निकट स्थित है। गुप्तकालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और पंचमार्क और आहत मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त होती हैं, और त्रिरात्रि शब्द जैसी आकृति देखने को मिलती है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़। साथियों, सभ्यता में वैसे तो जो इम्पोर्टेंट सभ्यता है, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बेरहाट है, इन्हीं से प्रश्न बनता है, और कुछ अगर छोटे बड़ी से बन जाए तो इनको भी पढ़ना चाहिए। बाकी महत्वपूर्ण तो 4-5 होती हैं, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और नदी कौन सी? तो बेरज नदी है। उत्खनन इसका 1904 में D.R. भंडारकर के द्वारा किया जाता है। इसको मध्यमिका के नाम से जानते हैं। मध्यमिका जिसकी राजधानी है शिवी जनपद। शिवी जनपद की राजधानी मध्यमिका है। एक शिवी जनपद, इतिहास में जनपद और महाजनपद भी हुए हैं, तो शिवी जनपद जो अपना मेवाड़ का था उसकी राजधानी मध्यमिका थी। इस सभ्यता का उल्लेख पाणिनि द्वारा भी किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पाणिनि द्वारा किस सभ्यता का उल्लेख किया गया, तो आपको उत्तर देना है नगरी सभ्यता। 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी खोज 1887 में कविराज श्यामलदास दधिवाहिया द्वारा किया गया। कौन से हैं? गोसुंदी शिलालेख और हाथीवाड़ा शिलालेख। गोसुंदी शिलालेख प्रथम बार पढ़ा गया है किसके द्वारा? D.R. भंडारकर के द्वारा। हाथीवाड़ा शिलालेख वैष्णव संप्रदाय का प्रथम प्रमाण देता है। वैष्णव संप्रदाय का मंदिर प्राप्त भी यहीं से जो खोज करते हैं कौन? D.R. भंडारकर करते हैं। शुंगकालीन मुद्राएं भी यहाँ से प्राप्त होती हैं। इसके अलावा बेरार सभ्यता है, ये थोड़ा विस्तृत है साथियों, तो इसको हम शायद कल देखेंगे। कितनी सभ्यता होगी आज? बागौर हो गई है, हरिहर भी हो गई है, नगर हो गई। बेरार सभ्यता से साथियों हम अब कल देखेंगे, वरना क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो क्लास को देखिएगा, और क्या चीज़ समझ में नहीं आई है उसको कमेंट में बता दीजिए, और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी त्रुटि हमसे हुई तो इसके बारे में हमें बताइए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।